आपको लगता है मीडिया अकेले सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अकेले नहीं बोलूंगा, मीडिया इज अ पोटेंट फैक्टर इन ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? हिंदी में चलेगा? बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, एक तो फर्क ये करना पड़ेगा कि हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि हम रूपांतरण की बात कर रहे हैं। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। किसी भी तरह के रूपांतरण के लिए कोई एक चीज जरूरी नहीं है। हम अपवादों की बात करेंगे, गांधी जी की बात करें, या हम नरेंद्र की और की बात करें, ये विभूतियां थी और हम ये सोचें कि हमको उस तरह का कुछ मिल सकता है, तो ये मानना पड़ेगा कि अपने जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि कई जन्मों के पुण्य कर्म से एक जन्म में वो चिंगारी ज्वाला बन जाती है, लपट बन जाती है और अचानक रूपांतरण होता है। हम सबका अनुभव ये है कि हमने वो तथाकथित रूपांतरण भी धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के रूप में आता है। तो मैं समझता हूँ कि रूपांतरण और परिवर्तन की प्रकृति को समझना चाहिए कि वो कैसे होता है, वो प्रक्रिया क्या है, और उसी से फिर हम जिसे नेतृत्व कहते हैं वो निकलता है। मीडिया तो एक फैक्टर है इस बड़ी तस्वीर में। लीडरशिप की आपने बात की, मैं कहने आता हूँ, मीडिया पे भी आऊँगा, लेकिन सिर्फ मीडिया की बात करने से कोई बात बनेगी। हम तो रूपांतरण मुख्य हमारा आज का विषय है। मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति जीवन में कभी न कभी किसी न किसी भूमिका में नेतृत्व की भूमिका आपको होता है। नेतृत्व, लीडरशिप सिर्फ बिजनेस लीडरशिप नहीं है। सीईओ होना और सीएमडी होना या प्रधानमंत्री होना या मुख्यमंत्री होना और एमपी होना, यही लीडरशिप नहीं है। एक पिता अपने घर में नेता है, एक माँ अपने घर में नेता है, एक शिक्षक या शिक्षिका अपनी कक्षा में नेता है, बड़ा भाई या बड़ी बहन अपने छोटे भाई या छोटी बहनों के लिए नेता है। हम सब कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हम सब नेतृत्व की भूमिका में रहे। तो नेतृत्व कहीं और वो बहुत दूर की चीज नहीं है, वो सब हमारे भीतर है। हम रोज हमारे सामने नेतृत्व के अवसर आते रहे, हम उनको देख पाते हैं और उन छोटे छोटे अवसरों पर हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार क्या होता है, ये तय करता है कि हमें नेतृत्व की क्षमता है या नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उसकी शुरुआत होती है जिम्मेदारी महसूस करने से। जिस क्षण हम किसी भी चीज या किसी व्यक्ति के लिए अपने को जिम्मेदार महसूस कर लेते हैं, हम उसी क्षण से नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं, हम नेता हो जाते हैं। और अभी जो राजनीति की बात हुई, तो समस्या यही है कि आपने भी कहा, गोपाल जी ने ठीक कहा कि अधिकांश लोग या तो उसको गाली देते हैं, कोसते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन भी करते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय चिंतन है, निष्क्रिय चिंता है। और मैं कहूँगा कि वो आलस्य वाली चिंता है और निरर्थक है। अगर हम समाज या देश के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, तो ये महसूस करते ही एक कुछ करने की बात, कुछ सक्रियता, कर्म अपने आप आता है। और जब हम वो करने लगते हैं तो हम नेतृत्व करने लगते हैं। और उस शून्य को हम सब तथाकथित भले लोगों ने छोड़ रखा है, इसीलिए जिनमें कहूँगा कि पहल है, इनिशिएटिव है, और जिनमें विल टू पावर है, वो उस शून्य को भरते हैं और वो सब कुछ लीड करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। हमें उनको बुरा लगता है, लेकिन हम कोई विकल्प नहीं छोड़ते उनके, हम कोई विकल्प नहीं बनाते। तो ये नेतृत्व वाली चीज को समझना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि हम सब अगर अपने भीतर झांक के देखें कि हम जिन चीजों के लिए चिंता व्यक्त करते हैं, उसके प्रति कितना जिम्मेदार अपने को महसूस करते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, जैसे मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है या मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है कक्षा में, तो वैसे ये देश की मेरी जिम्मेदारी है। और अगली पीढ़ियों के लिए हम कैसा देश और समाज छोड़ के जाएंगे, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैं सिर्फ चिंता करके ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जहां वो आता है तब फिर मूल्य खेल में शामिल हो जाते, सिद्धांत, नीति वो शामिल हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि वहीं से रूपांतरण शुरू होता है। गांधी जी को जब पटक दिया गया था गाड़ी से उठा के, तो अचानक कोई वो समाधि में नहीं चले गए थे और लौट के आए, तो फिर एक बदले हुए मनुष्य थे। उससे पहले पूरी
आप देखें कि उनके पूरे जीवन की तैयारी थी, बचपन से लेकर तक उस क्षण तक वो तैयार हो रहे थे उस रूपांतरण के लिए, उस भूमिका के लिए जो बाद में उन्होंने ली। तो वो एक सिर्फ मोड़ है, यात्रा तो बहुत पहले से चल रही है। तो ये हम सब उस यात्रा में हैं, और हम जितनी भीतर से तैयार हैं और जितने गंभीर हैं उस जिम्मेदारी के प्रति और उस यात्रा के प्रति हम जितने जागरूक हैं, उतना जल्दी शायद वो मोड़ या वो क्षण आ जाएगा। और कब आएगा, कैसे आएगा, हम में से कोई नहीं जानता। तो मीडिया का जहां तक सवाल है, मीडिया तो हम सब जानते हैं असर डालता है, अच्छा असर भी डालता है, बुरा असर भी डालता है। इस देश में जब जिस एक व्यक्ति ने जो सबसे बड़ा रूपांतरण हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, वो गांधी ने किया था। और गांधी के समय तो मीडिया नहीं था इस तरह। गांधी जी खुद एक अखबार निकालते थे जो 5,000 10,000 ऐसे बिकता था, और छोटे छोटे अखबार थे जिनकी प्रसार संख्या बहुत सीमित थी। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई 5,000 10,000 उस समय बिक जाता था तो बहुत बड़ा अखबार होता था। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, और एक ऐसे समाज में हुआ जो अधिकांशतः निरक्षर था, शिक्षित तो छोड़िए, साक्षर भी नहीं था। उसने शहर नहीं देखे थे, उसने रेलगाड़ियां नहीं देखी थी, उसने आधुनिकता के नाम कुछ नहीं देखा था। उस एक झोपड़ी में रहने वाले और एक आदिवासी गांव में रहने वाले आदिवासी को और एक किसान को और बच्चों को और स्त्रियों को भी उन्होंने कैसे बदल दिया, इसको थोड़ा समझना चाहिए। इसलिए टेक्नोलॉजी और मीडिया कई बार इनको हम जरूरत से ज्यादा बड़ी भूमिका दे देते, श्रेय दे देते। ये कहीं और से होता है, रूपांतरण कहीं और से होता है, वो एक नैतिक नेतृत्व से होता है। और हमारे भीतर जिस तरह का जो हमारी कोर है वो बोलती है। हम जो हैं वो हम हमेशा एक तरह का ट्रांसमिशन करते रहते हैं, और जितने लोगों तक वो हमारा प्रसारण पहुंचता है, मैं समझता हूँ अगर हम भीतर से बदले हुए रूपांतरित हैं तो फिर लोगों को रूपांतरित होने की ऊर्जा और प्रेरणा दोनों मिलती है। आज जैसे लोगों का अभाव है, इसलिए हमें युवाओं में दिखता है, ये भटकाव दिखता है, और रोल मॉडल्स की तलाश दिखती है, और या गलत रोल मॉडल्स दिखते हैं। मीडिया की भूमिका ये है कि उसने, और ये मीडिया कर्मी के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, दोष स्वीकार करता हूँ कि हमने इस देश के सामने और अपनी नई पीढ़ियों के सामने अच्छे सात्विक कह लें या सचमुच चरित्रवान रोल मॉडल्स नहीं रखे। हमने सचमुच के नायकों को सामने नहीं रखा, ज्यादातर हमने खलनायकों को ही सामने रखा। लेकिन वो एक अलग बहस हो जाएगा, क्योंकि वो भी अकारण नहीं है। मीडिया, मास मीडिया जिसे कहते हैं, वो मनुष्य के मनोविज्ञान को के पीछे चलता है। और हम सब यहाँ बैठे हैं, जो हम अभी सोचें कि जब हम सिर्फ इंसान होते हैं, हम होते हैं, और हमारे हाथ में रिमोट होता है या बहुत सारे अखबार होते हैं, तो हम उस समय क्या देखते हैं, क्या ज्यादा देखते हैं, क्या कम देखते हैं, क्या बिल्कुल नहीं देखते, क्या लगातार देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आज का मीडिया ऐसा क्यों है। तो जो नकारात्मक है, जिसमें मसाला है, जिसमें हिंसा है, जिसमें नाटकीयता है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें रंग है, रंगीनियत है, और क्षमा सहित जिसमें अपराध है, हिंसा है, सेक्स है, वो उस मांस को ज्यादा पकड़ता है और मांस उसके पीछे चढ़ता है। और इस जन रुचि के आगे बड़े से बड़ा मीडिया का महारथी भी घुटने टेक देता है, हम सब घुटने टेक देते हैं। तो मीडिया, हमने देखा मीडिया ने और सोशल मीडिया और बड़े मीडिया ने मिलकर अन्ना हजारे के मामले में भी क्या भूमिका निभाई। लेकिन वही मीडिया हम इस समय देख रहा है, और शायद मुझे जो अंदाज लगा गोपाल जी की विचारधारा का थोड़ा सा, तो हम देख रहे हैं विचारधाराओं का इस समय जो टकराव है, राजनीतिक विकल्पों का जो टकराव है, उसमें मीडिया और सोशल मीडिया भी उसमें शामिल है। वो एक बहुत अजीब भूमिका निभा रहा है। यही मीडिया कुछ बहुत खतरनाक स्टीरियोटाइप्स को बहुत बढ़ा रहा है, ठीक है। वो मीडिया कुछ बहुत खतरनाक और घातक और लगभग अश्लील किस्म की भाषा को और सोच को बढ़ा रहा है, उसके आधार पर लोगों को इकट्ठा कर रहा है, उसको भी एक ताकत बना रहा है। अब गाली देना भी, अगर आप अच्छी गाली भी दे लेते हैं तो आपके लिए 10,000 लोग आपके फॉलोअर हो सकते हैं। तो मीडिया अपने आप में मूल्य निरपेक्ष है, वैल्यू न्यूट्रल है, इसलिए उससे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। दुधारी तलवार है वो, उसकी भूमिका है, सार्थक भूमिका है,
उसका निर्वाह उसको करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मीडिया हम सब सिर्फ अच्छा दिखाने लगे, आप सभी बोर हो जाएंगे, आप देखेंगे नहीं। So, ये जो मीडिया है, ये क्या आपको लगता है शहरों में ही सिर्फ इसका प्रभाव है कि रूरल इंडिया में भी प्रभाव है? हमारे देश में ज़्यादातर तो लोग गाँव में रहते हैं। बहुत तेजी से बदल रहा है वो, अभी हाँ जी, काफी 10-15 साल में 50% हो जाएगा, आधे हो जाएंगे अगर आप थोड़े प्रोजेक्शंस देखेंगे। डेमोग्राफिक्स रेट बदल रहा है, लेकिन गांव वाले उतने अनजान और अजागरूक नहीं है जितना हम शहरी लोग समझते हैं। वो खूब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा गंभीरता से पढ़ते हैं। और हम जिन चीज़ों को जैसे जाति का और धर्म का उल्लेख अभी किया, पहचान की बात की, वो हम शहर वालों के लिए जाति का वो मतलब नहीं है और धर्म का वो मतलब नहीं है और पहचान का वो मतलब नहीं है। हमारे लिए हमारी कार कितनी बड़ी है ये ज़्यादा बड़ी पहचान का मसला है। हमारा घर कितना बड़ा है और हमारा पद कितना बड़ा है और तनख्वाह कितनी बड़ी, पैकेज, ये हमारे पहचान के लिए ज़्यादा हमारी बड़ी चिंता है। लेकिन जो गांव में रहता है उसके लिए उसकी जाति क्या है, ये जीवन मरण का प्रश्न है। वो धर्म उसका क्या है, उसके लिए जीवन मरण का पहचान का प्रश्न है। तो पहचान जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको मैं नहीं कहूँगा कि उसका मखौल इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहे वो जाति का सवाल हो या धर्म का सवाल हो। तो वो ये ज़्यादा बहुत गहरे प्रश्न हैं और इनके आधार पे 5000 साल से तो कम ये देश चला है। तो वो यूं ही इतने हल्के से हुआ नहीं। गाँव में भी जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कम है वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर परिवर्तन की गुंजाइश ज़्यादा है। जहाँ पे दुख ज़्यादा है वहाँ परिवर्तन की गुंजाइश ज़्यादा है। हम लोगों की समस्या यह है कि हम सब बड़े संपन्न और सुखी लोग हैं, अधिकांशतः सुविधा संपन्न है। वैसे तो गरीब भी बहुत है इधर से। और जहाँ सुविधा है, जहाँ सुख है, वहाँ बड़ा परिवर्तन असंभव है। बड़े परिवर्तन, गहरे परिवर्तन के लिए अभाव चाहिए, संघर्ष चाहिए, दुख चाहिए, थोड़ा कष्ट चाहिए, जनता को भी कह सकते हैं। तो जहाँ वो है वहाँ परिवर्तन ज्यादा होगा। इसीलिए बड़े परिवर्तन और बड़े आंदोलन गाँव से शुरू होते हैं, क्योंकि तकलीफ ज्यादा है, इसलिए छटपटाहट ज्यादा है, परिवर्तन की भूख ज्यादा है। और मैं समझता हूँ कि अगले भी बड़े परिवर्तन आएंगे इस देश में तो गाँव से ज्यादा आएंगे। शहर से भी आएंगे लेकिन गाँव से ज्यादा है। हमने शहरी एक कथित रूपांतरण की आंधी को उमड़ते हुए और फिर बहते हुए देखा है। तो ये जो शहरी हमारे जैसे लोग का उफान है वो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, उबलता है और ठंडे हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारी तकलीफें भी बड़ी सतही हैं। क्षमा से, जहाँ गहरी तकलीफ होती है वहाँ गहरा बड़ा परिवर्तन होता है। बहुत तकलीफ